बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि इस ऐप में बिहार की किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में दिया जाता है या वीडियो के द्वारा 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताई जाती है। अगर उसी खबर को आप फेसबुक या फिर यूट्यूब में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर आपको 3 मिनट तो कम से कम ले ही लिया जाता है, 3 से 4-5 मिनट तक ले लिया जाता है। लेकिन वही सी खबर को हम केडीवी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में देते हैं। हम आपकी टाइम की कीमत समझते हैं, क्योंकि कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, यानी कि समय ही पैसा है। इसलिए हम आपकी टाइम की कदर करते हुए किसी भी खबर को मात्र बिहार की किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में देते हैं। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिएगा और अपना अकाउंट बना लीजिएगा। अकाउंट बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। तो अकाउंट बनाना बिल्कुल भी ना भूलेगा। जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीवी लाइव आ जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ की। दोस्तों कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय करने के बाद पप्पू यादव अब एनडीए सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। जब पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक वीडियो शेयर करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। जहाँ आपको बता दूं कि पप्पू यादव का दावा है कि ये वीडियो बक्सर का है। जहाँ यादव ने यानी कि पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया। जहाँ अपने पोस्ट में उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी नीतीश सरकार में ये क्या हो रहा है। पप्पू यादव की ओर से शेयर किए गए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ पुलिस वाले लाठी लेकर के किसी को बेरहमी से पीट रहे हैं। पप्पू यादव ने पोस्ट में कहा कि बक्सर में किसान की बेटी को पीटा जा रहा है। हालांकि वीडियो से अभी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये वीडियो कहां का है, वाकई में ये वीडियो बक्सर का है कि नहीं। उन्होंने कहा है कि नीतीश और मोदी सरकार में किसानों को सम्मान नहीं मिल रहा है, बल्कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है। आपको बता दूं कि पप्पू यादव ने बीते बुधवार को ही अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है। इसी क्रम में गुरुवार को उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नाते पार्टी को मिले 1600 करोड़ रुपए के मामले में विपक्ष को जवाब दिया है। दोस्तों बिहार में 15 मार्च को दोनों पालियों में ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा ट्राई 3 को रद्द कर दिया गया है। जब परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होने के कारण बीपीएससी ने यह कदम उठाया है। अब जल्द ही नए तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकार पर यानी कि नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि जब हम सत्ता में थे तब 17 महीने में 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक नहीं होने दिया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि हमारे द्वारा स्वीकृत तीसरे चरण के से 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा में हमारे हटते ही पेपर लीक हो गया है। जब बिहार सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन आखिरकार मजबूत विपक्ष और परीक्षार्थियों की बुलंद आवाज के चलते मजबूर सरकार को पेपर रद्द करना पड़ा। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे हटते ही बिहार में पेपर लीक हो गया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपने 17 मार्च के ट्वीट को भी अटैच किया है, जिसमें तेजस्वी यादव ने लिखा था कि हमारे 17 महीनों का सुनहरा कार्यकाल, जिसमें पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से युवाओं को 4 लाख से अधिक नौकरियां दी गई, वह बिहार में प्रतियोगी परीक्षा का स्वर्णिम काल था। अब नीतीश भाजपा सरकार ने 1.5 महीने में ही 17 साल के पुराने कारनामों को दोहराते हुए नकल माफिया को इतना प्रोत्साहन दे दिया है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में प्रतियोगी परीक्षा के विश्व इतिहास में प्रथम बार एडमिट कार्ड में ही आंसर की बताई जा रही है। और तो और पेपर लीक कराने वाले नकल माफियाओं को बचाने के लिए इनके वरिष्ठ मंत्री प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। दोस्तों बिहार का शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। खास तौर पर जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नए आदेशों को लेकर के अक्सर हलचल रहती है। अब एक बार फिर से नए फरमान से शिक्षकों में फिर से आक्रोश बढ़ गया है, क्योंकि नए आदेश के तहत होली के दिन भी शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रख दिया गया है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार बिहार के 19,200 शिक्षक ट्रेनिंग लेनी है, जिसको लेकर के पाठक के निर्देश पर शेड्यूल जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के शेड्यूल के अनुसार 25 से 30 मार्च तक शिक्षकों को लगातार प्रशिक्षण लेना है। इसके लिए बिहार के 78 ट्रेनिंग संस्थानों निर्धारित किए गए हैं, जिनमें प्रशिक्षण लिया जाना है। अब इस मामले को लेकर के शिक्षक संघ ने के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ का कहना है कि हिंदुओं के पर्व त्योहारों को एसीएस ने मजाक बना दिया है, जब पिछले 8 महीने से हिंदुओं के त्योहारों में छुट्टियों पर प्रहार किया जा रहा है।
दोस्तों बिहार की पंचायतों में 6570 लेखपाल सह आईटी सहायकों की भर्ती होनी है। जहां इन पदों पर बीकॉम या फिर एमकॉम या सीए वाले आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि लगभग 4270 पद पुरुषों के लिए है, तो फिर वहीं पर महिलाओं के लिए 2300 पद है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम स्वराज सोसाइटी की ओर से इन पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगी और फिर इसकी अंतिम तारीख 14 मई 2024 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन के बारे में पूरी जानकारी bgsys.bihar.jb.in पर प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार सरकार में होने वाली भर्तियों में सिलेक्शन आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा। जहाँ इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा में पाए गए अंकों के आधार पर होगा। आने वाले समय में चिराग पासवान क्या बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये सवाल किया गया है चिराग पासवान से। इसका जवाब क्या दिया है चिराग पासवान ने, हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दूं कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो चुकी है। जहां एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई है। एक न्यूज चैनल ने चिराग पासवान से इंटरव्यू लिया, जहाँ और कहा गया है कि बिहार में 40 में से कितनी सीटें आएगी। तो इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि मैं कुछ कहूंगा तो फिर यही कहा जाएगा कि मैं एनडीए की तरफ हूँ, इसलिए इतना ज्यादा बोल रहा हूँ। पिछली बार हम लोगों ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, इस बार 40 की 40 सीटें जीतेंगे। जहां इस सवाल पर कि क्या चिराग पासवान आने वाले दिनों में बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि चाहत और हकीकत दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं हकीकत में जीता हूं, चाहते तो आपकी बहुत हो सकती है, जहां उसका कोई मायने नहीं है। हकीकत से मैं सामना करता हूं, लोगों से मिलता हूं। चिराग पासवान ने कहा है कि कल को अगर मेरे नसीब में हुआ जैसा कि मैंने कहा कि मैं मानता हूं, भागे हूं इन तमाम बातों को, तो फिर मैं मेहनत जरूर कर रहा हूं। अब इस मेहनत का परिणाम जनता किस रूप में देती है, जिस रूप में भी देगी वैसी राहों पर होगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये अच्छी खबर है। जहां लंबे समय से तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इंतजार का वक्त खत्म हो गया है। आपको बता दें कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने बिहार लेखपाल आईटी सहायक भर्ती के तहत 6570 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर पुरुषों के लिए 4270 पद और फिर महिला उम्मीदवारों के लिए 2300 पदों पर भर्ती की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीकॉम या फिर एमकॉम या सीए इंटर होना जरूरी है। जहाँ पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने इस पद के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जहां ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 शाम 5 बजे तक चलने वाली है। आवेदन की पूरी जानकारी अप्रैल से bgsys.bihar.jb.in पर उपलब्ध है। आप यहां से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बिहार में खरमास में हुई कुख्यात अशोक महतो की शादी की चारों तरफ चर्चा है। जहां एक दिन पहले दिल्ली की लड़की से शादी को लेकर के चर्चा में आए बाहुबली अशोक महतो आज अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ राबड़ी आवास पहुंचे और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर अशोक महतो ने कहा कि वे अपनी पत्नी के साथ आशीर्वाद लेने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे हैं। गौरतलब है कि 17 साल जेल में गुजार चुके कुख्यात अशोक महतो ने 62 साल की उम्र में शादी रचाई है और इसकी एक बड़ी वजह भी सामने आ रही है। खाकी दा बिहार चैप्टर वेब सीरीज के रियल लाइफ विलेन अशोक महतो ने लखीसराय की अनीता से शादी की है। हालांकि दुल्हन का पूरा परिवार दिल्ली में रहता है, जब दुल्हन भी दिल्ली की ही एक कंपनी में कार्यरत है, जब उसके पिता हरिप्रसाद सहनी इंजीनियर थे। आपको बता दूं कि बड़ी बात यह है कि बिहार के सियासी गलियारों में इस शादी की चर्चा खूब हो रही है। वो इसलिए क्योंकि अशोक महतो की नई नवेली दुल्हन के मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट है। जब मुंगेर वही सीट है जहां से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह यानी कि उर्फ ललन सिंह का उतरना पक्का है। दरअसल नवादा जेल ब्रेक कांड, सांसद राजा मोहन हत्याकांड, शेखपुरा के मणिपुर नरसंहार, नवादा के अफसर नरसंहार और फिर वीडियो हत्याकांड समेत कई संगीन मामलों के आरोपी अशोक महतो की 10 दिसंबर 2023 को जेल से रिहाई हुई। बताया जा रहा है कि अशोक महतो लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा लेकर के आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पास गए थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चुनाव लड़ने पर मुहर लगा दी है। हालांकि अशोक महतो को डर था कि इतने केस में आरोप होने के कारण नॉमिनेशन रद्द हो सकता है, इसलिए 2 दिन के अंदर उन्होंने शादी रचा ली। चर्चा है कि आरजेडी मुंगेर से उनकी पत्नी को टिकट दे सकती है। बताया जा रहा है कि अशोक महतो को शादी के लिए पहले तो लड़की नहीं मिल रही थी, लेकिन काफी खोजबीन के बाद मंगलवार देर शाम उनकी शादी की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि लड़की लखीसराय की है और बख्तियारपुर करोटा में शादी हुई है। दोस्तों बिहार में पुलों के धंसने का सिलसिला लगातार जारी है और इस क्रम में एक और निर्माणाधीन पुल का पिलर धंस गया है। जब पटना से सटे पुनपुन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट लक्ष्मण झूला पुल का सेटरिंग धंस गया है, जिसे ग्रीन चादर से ढक दिया गया है। आरोप है कि निर्माण में घटिया मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है और फिर यही वजह है कि पुल धंस गया है, यानी कि सीधा भ्रष्टाचार। आपको बता दूं कि इससे पहले भी पुल का कई बार निर्मित पिलर धंस चुका है और एक बार फिर से प्रोजेक्ट का पूरा समय होने के 1 सप्ताह पहले पुनपुन नदी पर निर्माण
कार्य के दौरान पुल धंस गया है। इसको लेकर के स्थानीय समाज सेवी मनीष कुमार ने पुल के निर्माण में हो रही घटिया सामग्री का प्रयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बन रहे पुल का सेंटरिंग धंस गया है, जिसके कारण कभी कभी कोई बड़ी हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में पुल निर्माण विभाग और फिर पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है, लेकिन विभाग की एक भी अधिकारी निर्माण हो रहे पुल को देखने नहीं पहुंचे हैं। दोस्तों 2 दिन पहले पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह ने नाराजगी जताई है। दरअसल बिहार कांग्रेस चीफ इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जहां इस तमाम चीजों के बीच कहा जा रहा है कि बिहार से पप्पू यादव और जम्मू से लाल सिंह को कांग्रेस में शामिल करवाने की पटकथा प्रियंका गांधी ने लिखी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ही इन नेताओं में पार्टी में शामिल होने को लेकर के भरोसा जताया है। साथ ही इंडिया गठबंधन के अन्य दलों को भी इन नेताओं के शामिल होने के मामले पर सहमत किया है। वहीं पर पार्टी के भीतर भी पप्पू यादव और लाल सिंह के लिए माहौल तैयार किया है। यह माना जा रहा है कि पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर के आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तैयार नहीं थे, लेकिन फिर प्रियंका गांधी के दखल के बाद सारी पेचीदगी दूर हो गई। बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख पवन खेरा की मौजूदगी में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया। इस मौके पर पवन खेरा ने कहा कि ये कोई साधारण विलय नहीं है, बल्कि बहुत ही ऐतिहासिक विलय है। जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। पप्पू यादव एक कद्दावर नेता है। वे आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, नीतियों और फिर दिशा के से प्रभावित होकर के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस में शामिल होने के बाद पप्पू यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी सेवा, संघर्ष और न्याय के लिए जानी जाती है। यह कांग्रेस की विचारधारा हमें ऊर्जा देती है। हम पूरी तरीके से सेक्युलर हैं। राहुल गांधी इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति हैं और जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं वो प्रियंका गांधी है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। दोस्तों बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद अब हर किसी की नजर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर है। यह विपक्षी खेमे में सीटों के बंटवारे में हो रही देरी पर बीजेपी की नजर है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि महागठबंधन में शामिल दलों के स्वार्थ के कारण सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। वहीं पर अशोक महतो की पत्नी की आरजेडी से चुनाव लड़ने की चर्चा पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला। सीट बंटवारे में हो रही देरी को लेकर के विपक्ष पर हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इन लोगों के अपने अपने हिडन एजेंडा और स्वार्थ है। नरेंद्र मोदी को रोकना इनका एक सूत्रीय अभियान है। वंशवादी और भ्रष्टाचारवादी लोग जब नेगेटिव एजेंडे लेकर के चलेगा तो फिर उनके स्वार्थ के टकराव में सीट बंटवारा क्लियर नहीं होगा। सब लोग इसी फेरे में हैं कि कहीं से सीट ले की जिस पर जीत की पूरी संभावना हो, लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार में एक भी सीट पर इंडी गठबंधन की जीत की स्थिति नहीं बन रही है और यही वजह है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। वहीं पर कुख्यात अशोक महतो की पत्नी की आरजेडी के टिकट पर मुंगेर से चुनाव लड़ने की चर्चा पर डिप्टी सीएम ने कहा कि राजनीति में उनका आना बाहुबलियों के विरुद्ध ही हुआ है। जिस अशोक महतो को आज लालू यादव राजनीति में ला रहे हैं, विजय सिन्हा उस अशोक महतो से 2003 में जब लालू की सरकार थी तब चुनाव लड़ चुके हैं। बड़े बड़े अपराधियों से भी हम लोग चुनाव लड़े हैं। जब मुंगेर हो या फिर बिहार की एक अन्य कोई भी सीट, सब जगह हवा बीजेपी और एनडीए की चल रही है। अब पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर 12वीं की छात्रा ने आज जदयू और भाजपा के दफ्तर का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने वीरचंद पटेल रोड में हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि हम लोगों की 11वीं की पढ़ाई हो चुकी है, 12वीं में हम लोग एडमिशन ले चुके हैं, कॉलेज को पैसे भी दे चुके हैं, इसके बावजूद भी हमारे पैसे बर्बाद कर दिए गए हैं। ये अन्याय है। बिहार सरकार फौरन इस मामले में गंभीरता से ले और जांच करें। छात्राओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाए। छात्राओं को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। दोस्तों बिहार में शराब बंदी है, लेकिन बिहार में शराब बेचना और पीना लगातार जारी है। इसी को लेकर के बिहार में कई लोग शराब का धंधा इस कदर बढ़ा दिया है कि अब वे घर के अंदर तहखाना बना दिया है, जहां घर के अंदर जमीन के अंदर घर बना दिया है शराब रखने के लिए। ऐसे एक मामले का उजागर हुआ है बिहार के मुजफ्फरपुर में, जब मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की छापेमारी में एक मकान की आड़ में बनाए गए खुफिया तहखाने से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम मामले की जाँच में जुट गई है, जहाँ इस मामले में एक शराब तस्कर संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। सहायक उत्पाद आयुक्त विजय शेखर दुबे और फिर इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की है। यह पूरा मामला अहियारपुर थाना क्षेत्र के दादर का बताया जाता है, जहां उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक मकान के पास बने खुफिया तहखाने से विदेशी शराब का कारोबार संचालित किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची, जब उत्पाद विभाग की टीम द्वारा करीब 2 घंटे संबंधित परिसर में तलाशी ली गई। इसके बाद परिसर के एक कोने में बने खुफिया तहखाने को ढूंढने में उत्पाद विभाग को सफलता मिली। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उत्पाद
उत्पाद विभाग के द्वारा खुफिया तहखाने को खोला गया, जहां तहखाना में खुलते ही उत्पाद विभाग की पूरी टीम दंग रह गई। जमीन के अंदर करीब 8 फीट तक बने खुफिया तहखाने में छिपा करके रखी गई थी। पंजाब निर्मित विदेशी शराब की 40 पेटियां तहखाने से जब्त की गई है, जहां उत्पाद विभाग द्वारा जब्त की गई शराब की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के किशनगंज में भी हलचल मची हुई है, जहां किशनगंज में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको साल 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। सेम प्रक्रिया इस बार भी होगी। हालांकि इस बार थोड़ा सा दृश्य अलग दिखेगी, अलग इसलिए क्योंकि जदयू का कैंडिडेट बदल दिया गया है। हालांकि कांग्रेस और AIMIM के सेम कैंडिडेट मैदान में एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर इंडिया गठबंधन से JDU के कैंडिडेट बदल दिए गए हैं और ये कैंडिडेट कोई और नहीं बल्कि मास्टर मुजाहिद है। आपको बता दूं कि मास्टर मुजाहिद आलम को JDU से किशनगंज में कैंडिडेट घोषित किया गया है। वहीं पर कांग्रेस से डॉक्टर जावेद आजाद को, हालांकि ये तो अभी कंफर्म नहीं हो सका है कि डॉक्टर जावेद आजाद ही आएंगे, क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि डॉक्टर जावेद आजाद ही इंडिया महागठबंधन से कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर AIMIM से अख्तरुल ईमान फाइनल हो चुकी है और सभी संभावित प्रत्याशी चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। हालांकि इस बीच किशनगंज से एक नई खबर सामने आई है, किशनगंज लोकसभा से, कि राजद भी अपना कैंडिडेट उतारने की मांग कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस को हटा करके राजद अपना प्रत्याशी उतारने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अभी लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है, तो इसको लेकर के गठबंधन में शामिल सभी दल अपना अपना कैंडिडेट उतारने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव दूसरे चरण में होना है। अभी तक किसी भी गठबंधन ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम अधिकृत रूप से घोषित नहीं किया है। AIMIM की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना तय है। हालांकि पार्टी की तरफ से इसमें भी अधिकृत रूप से घोषणा अभी बाकी है। इधर NDA की ओर से किशनगंज लोकसभा सीट से JDU चुनाव लड़ेगी। JDU की तरफ से जिला अध्यक्ष मुजाहिद आलम के प्रत्याशी बनने की पूरी संभावना जताई जा रही है। NDA या फिर JDU की तरफ से भी अधिकृत घोषणा का लोग इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर बीते लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार में 40 सीट में महागठबंधन से मात्र किशनगंज से डॉक्टर जावेद आजाद कांग्रेस से सांसद निर्वाचित होने पर उनका किशनगंज से फिर से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था, मगर महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एक सीट पर चुनावी विश्लेषण करके प्रत्याशी तय करने में जुटी हुई है। इस दौरान किशनगंज सीट को लेकर के महागठबंधन के बीच राजद की ओर से चर्चा की नई बात उभर करके सामने आ रही है। हालांकि अभी कोई मामले पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो आपको बता दूं कि बताया जाता है कि महागठबंधन में राजद परिवार अपने प्रत्याशी का नाम आगे बढ़ा करके राजनीति सरगर्मी बढ़ा दी है, जिसका प्रक्षेप महागठबंधन की तरफ से जारी सूची के साथ जल्द समाप्त होने की उम्मीद है। किशनगंज से राजद को टिकट मिले या फिर कांग्रेस के ही उम्मीदवार उतरनी चाहिए? आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से लालू तेजस्वी और उनकी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस देश में RJD से ज्यादा क्रिमिनल किसी पार्टी में नहीं है। दरअसल लालू की सलाह पर नवादा शेखपुरा इलाके के कुख्यात अशोक महतो ने मुंगेर की रहने वाली अनीता कुमारी के साथ करोना जगदम्बा मंदिर में शादी रचा ली। ऐसी चर्चा है कि कुख्यात अशोक महतो की पत्नी को RJD मुंगेर से टिकट देने वाली है। इसी को लेकर के प्रशांत किशोर ने ये बातें कही है। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जितना आदमी है वह अनपढ़ आदमी है क्या? क्या हम लोग बिहार के नहीं है क्या? हम बिहार के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े हैं क्या हम अंग्रेजी, भोजपुरी और फिर फ्रेंच नहीं बोलते हैं क्या? तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोल लेगा क्या? प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि तेजस्वी को ना तो भोजपुरी बोलने आता है और ना ही ठीक ढंग से अंग्रेजी बोलने आता है। वह कभी जीवन में कुछ पढ़ा और फिर ना कुछ समझा है। वह क्या बोलेगा? वह खाली खड़ा होकर के बकवास करेगा। या किसी विषय का ज्ञान उसे है नहीं। यह कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर राजनीति करता है। सिर्फ भाजपा हराओ कहते हैं। पूछते हैं रोजगार नहीं है तो कहता है कि भाजपा को रोको। पूछते हैं बालू माफिया बिहार में क्यों है तो कहता है कि जाते जनगणना कराओ। अब बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े लोग कौन हैं? जब राज्य के स्तर पर एक दल के ही लोग बालू माफिया का काम कर रहे हैं। सबको मालूम है कि बिहार में बालू माफिया ऐसे ही चल रहा है। जब पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया गया है और RJD के नेता कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से लगाव नहीं है। लालू प्रसाद यादव को लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशियों पर फैसले लेने के अलावा नए सहयोगियों को लाने की संभावना तलाशने के लिए ऑथराइज कर दिया गया है।
जी हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बातें आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कही है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पशुपति कुमार पारस को लेकर के पूछे गए सवाल पर कहा है कि आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में एनडीए के असंतुष्ट सहयोगी पशुपति कुमार पारस और पूर्व राज्य मंत्री मुकेश सहनी को शामिल करने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। पशुपति पारस ने एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वहीं मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यह भी कहा कि हमें उम्मीदवारों की घोषणा में तेजी लाने की जरूरत है। यही कारण है कि आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष को नाम तय करने के लिए ऑथराइज किया गया है, ताकि प्रक्रिया अनावश्यक विवादों में ना फंसे। जब बिहार में कुल 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है, जब पहले चरण 19 अप्रैल को है, जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में पहले चरण में 4 से तो गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई में वोटिंग होगी। हालांकि राज्य की 2 प्रमुख गठबंधन सत्तारूढ़ एनडीए और फिर विपक्षी महागठबंधन में से किसी ने भी इन 4 सीटों के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के तहत आरजेडी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जमुई सीट से अर्चना रविदास, गया से कुमार सर्वजीत और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 4 में से इन 3 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इन्हें सिंबल दे भी दिया गया है। एक नवादा की सीट के लिए अभी निर्णय लेना बाकी है। वहीं बक्सर से पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, उज्जैरपुर से आलोक मेहता को आरजेडी ने पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इन्हें भी पार्टी का सिंबल दे दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार महागठबंधन की ओर से पहले और दूसरे चरण के कुल 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा सकती है। इस संबंध में आरजेडी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से बातचीत हुई है। यह बताया जा रहा है कि महागठबंधन में चरणवार सीटों का बंटवारा किया जा रहा है, जब पहले और दूसरे चरण की सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस में सहमति बन चुकी है। राजनीति में वक्त बदलने में देर नहीं लगती। यह ताजा उदाहरण लोजपा के एक धड़े के नेता और लंबे समय से सियासी वनवास भोग रहे चिराग पासवान है। कभी भाजपा को खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान पर उनके चाचा पशुपति पारस को तरजीह देकर के उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। अब वक्त बदला है, वक्त बदल गया है। अब वही चिराग पासवान भाजपा की आंखों के सुरमा है। जी हां, दरअसल चिराग पासवान के बुरे दिन की शुरुआत साल 2021 के बिहार विधानसभा चुनाव से हुई थी। नीतीश के अदावत के बीच उन्होंने पार्टी को अपने दम पर चुनाव मैदान में उतारते हुए बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। जब गठबंधन से दूरी के बावजूद भी भाजपा नहीं सिर्फ जेडीयू की सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इस रणनीति से लोजपा एक ही सीट जीत पाई, मगर 2 दर्जन सीटों पर नुकसान के बाद जदयू की हैसियत भाजपा के छोटे भाई की तरह रह गई। इससे भाजपा और जेडीयू में मतभेद गहरा गए। नुकसान से खफा नीतीश ने चिराग के चाचा पशुपति पारस को साधा। चिराग के खिलाफ बगावत हुई। 6 में से 5 सांसदों ने चिराग का साथ छोड़ दिया। तब मजबूर और बैकफुट पर खड़ी भाजपा ने चिराग पर पशुपति को न सिर्फ तरजीह दी, बल्कि दिवंगत रामविलास पासवान की जगह उन्हें कैबिनेट में मंत्री भी बनाया। चिराग के पक्ष में भाजपा में वातावरण तब बना जब जदयू ने अचानक एनडीए से किनारा करते हुए राजद के साथ सरकार बना ली। इस बीच भाजपा के अंतरिम सर्वे में ये तथ्य सामने आया कि चिराग के 100 जातीय मतदाताओं में पशुपति पारस की मजबूत पैठ नहीं है। इस वर्ग में चिराग के प्रति सहानुभूति है। राज्य के अहम दलित वोट बैंक को साधने में जुटी भाजपा ने अब चिराग को तरजीह देने में मन बनाया है। आपको बता दें कि वे चिराग ही थे जब 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान को भाजपा से गठबंधन करने के लिए राजी किया था। इसके बाद हुए दोनों चुनाव में चिराग ने ही पार्टी की रणनीति तय की थी। जब बीते चुनाव में खराब स्वास्थ्य के कारण जब पासवान ने राज्यसभा से आने का फैसला किया, तब उनकी परंपरागत सीट हाजीपुर से चिराग के कहने पर पशुपति को उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि पासवान के निधन के बाद पशुपति ने चिराग को पार्टी में अलग थलग कर दिया था। नए समझौते के मुताबिक भाजपा ने चिराग को दिवंगत रामविलास की हाजीपुर सीट समेत 5 सीटें दे दी है। जब पशुपति ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि भाजपा ने उन्हें राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव दिया था। जहां फिलहाल तो मोदी के हनुमान को संजीवनी मिली है, वहीं पर भाजपा ने अब न सिर्फ पशुपति को उनके हाल पर छोड़ दिया, बल्कि उनके पैरोकार बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी एक नहीं सुनी गई। दोस्तों, बिहार में जाति जनगणना के बाद से अन्य पिछड़ा वर्गों को लेकर के सियासत तेजी से गर्मा गई है। जाति जनगणना के जरिए इस वर्गों को सियासत के केंद्र में लाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए हों, पर विपक्ष खास करके कांग्रेस इसे लेकर के लगातार हमलावर है। हो भी क्यों नहीं, करीब 50% की अनुमति आबादी के कारण ये वोट बैंक जनादेश की दशा और फिर दिशा तय करते आया है। यही वजह है कि दलों गठबंधन के लिए ये वोट बैंक सबसे अहम है। जब भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए और फिर कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन में सबसे ज्यादा खींचतान
इसी वोट बैंक को लेकर के है। जब विपक्ष इन्हें साधने के लिए परंपरागत सामाजिक न्याय से जुड़े हुए आरक्षण, जाति जनगणना को हथियार बना रहे हैं, वहीं भाजपा योजनाओं, चेहरों के माध्यम से इस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। ये चुनाव भाजपा का ओबीसी को जाति के खांचे से निकालने का प्रयोग है। यह जातिगत आबादी में अनुरूप सरकारी नौकरी और फिर अफसरों में हिस्सेदारी की विपक्ष की मांग के बीच पार्टी ने राजनीति में परंपरागत जातीय आधारित सियासत की जगह गरीब, युवा, किसान और महिला के रूप में नए सामाजिक समीकरण तैयार करने की कोशिश है। हालांकि इस नए प्रयोग के बीच भाजपा ओबीसी के परंपरागत स्वभाव के प्रति न सिर्फ सतर्क है बल्कि कोई खतरा भी नहीं उठाना चाहती है। दूसरी ओर विपक्ष और फिर खास तौर से कांग्रेस इसी वर्ग को अपने उद्धारकर्ता के रूप में देख रही है। पहली बार कांग्रेस ओबीसी और फिर इससे जुड़े हुए परंपरागत आरक्षण, जातीय आरक्षण, जनगणना जैसे सवालों को, मुद्दों को केंद्र में लाना चाहती है। दरअसल हिंदुत्व और फिर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अग्रणी वर्ग के छिटकने दलित मतदाताओं के बंटने के बाद कांग्रेस अब सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहती है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरिया कानून को लेकर के बड़ी बात कह दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत के मुसलमान 1937 से शरिया कानून पर नहीं चल रहे हैं। उन्हें चलना चाहिए शरिया कानून पर। शरिया कानून पर अगर वो चलते तो बहुत अच्छा होता। आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर बौद्ध सभी को एक कानून के साथ जीना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता में कोई भी दखल नहीं होना चाहिए, परंतु कानून एक होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में ये बातें कही है। आपको बता दूं कि अमित शाह से एंकर ने सवाल पूछा है कि क्या मुसलमानों को शरिया और फिर हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है। इसके सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक प्रकार की भ्रांति है। शरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से ही नहीं रह रहा है इस देश का मुसलमान। अमित शाह ने सवाल किया है कि अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया तो फिर उसमें से क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया। उन्होंने कहा है कि शरिया और हदीस के हिसाब से तो चोरी करने वालों के हाथ काट देना चाहिए, लड़कियों के साथ गलत काम करने वालों को सड़क पर पत्थर मार देना चाहिए। कोई मुसलमान बचत खाता नहीं खोल सकता है, ब्याज नहीं ले सकता है, लोन नहीं ले सकता है। उन्होंने कहा कि शरिया और हदीस से जीना है तो फिर पूरी तरीके से जीना चाहिए। सिर्फ 4 शादी करने के लिए शरिया और हदीस क्यों आता है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अमित शाह ने कहा है कि इस देश का मुसलमान शरिया और हदीस की सारी चीजों से अंग्रेजी के जमाने से कटा हुआ है और कई इस्लामिक देश भी इसे छोड़ चुके हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट आ गई है, जहां इस लिस्ट में बताया गया है कि दुनिया के सबसे खुशहाल देश कौन सा है और सबसे नाखुश देश कौन सा है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि आखिर हमारा भारत और फिर पाकिस्तान कहां पर है, जबकि कौन से नंबर पर है, यानी कि भारत ज्यादा खुशहाल है या फिर पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल है। अभी हम आपको बताएंगे। आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची आ गई है और फिर फिनलैंड एक बार फिर से दुनिया का सबसे खुशहाल देश का तमगा अपने नाम किया है। फिनलैंड ये एक देश है, ये सबसे खुशहाल देश है। जी हाँ, ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क से जारी की है। इस सूची में 137 देश शामिल है, जिनमें भारत 125वें पायदान पर है। खुशहाल देशों की सूची में पिछले साल की तुलना में भारत ने तरक्की तो की है, लेकिन पाकिस्तान, यूक्रेन और नेपाल जैसे देश खुशहाली के मामले में आगे हैं। यह भारत पाकिस्तान से भी पीछे है, नेपाल से भी पीछे है। ये बात हैरान कर देने वाली है। पिछले साल यानी कि साल 2022 के लिस्ट में भारत का रैंक 136वां था। देशों की आय, वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं, आजादी सहित कई मानकों पर खुशहाल देशों की ये सूची तैयार की गई है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इस बार शीर्ष 20 देशों में जगह नहीं बना पाया है। आपको बता दूं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट साल 2012 से लगातार जारी हो रही है। बीते 12 सालों में अमेरिका अब तक के सबसे निचले पायदान पर है। इस लिस्ट में भारत के बारे में भी बताया है कि भारत पाकिस्तान से पीछे है, यानी कि पाकिस्तान के लोग भारत से ज्यादा खुशहाल हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की माली हालात किसी से छुपी हुई नहीं है। जब वे दिवालिया होने तक की कगार पर पहुंच चुका है। उनकी अर्थव्यवस्था अभी भी नाजुक है, जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी शक्ति अर्थव्यवस्था है। युद्ध और फिर आर्थिक संकट में फंसे देश और यदि खुशहाली के पैमाने पर भारत से बेहतर स्थिति में है तो फिर इसकी वजह है वह है कि मानक जिसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। एशिया के देशों में चीन की रैंक 60वीं, नेपाल की 93वीं, पाकिस्तान की 108वीं, म्यांमार की 118वीं, श्रीलंका की 128वीं और बांग्लादेश की 129वीं है और भारत की 136वीं लिस्ट में है। वहीं पर सबसे निचले पायदान पर है अफगानिस्तान। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत है और वहां का जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो काफी चिंताजनक वाली है। जब वहां पर सबसे कम लोग खुशहाल हैं, ये सबसे ज्यादातर लोग दुखी है।
दोस्तों, पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए पप्पू यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि कौन किस नेता के लिए क्या कर रहा है, इस पर हम टिप्पणी क्या करें। जब पप्पू यादव अगर कांग्रेस में शामिल होकर के गांधीवादी की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कौन गांधीवादी है कौन नहीं, इसका सर्टिफिकेट भी अगर पप्पू यादव देने लगे तो फिर अपने आप में बहुत चिंता की बात है। प्रशांत किशोर ने बिहार कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आज कांग्रेस बिहार में कहीं नहीं है, ना कोई नेता जमीन पर दिखाई देता है। हाँ जरूर है, वो महागठबंधन वाली सरकार में शामिल थे तो सरकार में बहुत लोग शामिल होते हैं, इसमें क्या हो गया। आज कांग्रेस राजनीतिक संगठन होने के नाते बिहार में कहीं नहीं है, न ही उनके नेता कुछ करते दिखते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जानकर के आप यकीन नहीं करेंगे कि ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर वो है बिहार से, बिहार के बेगूसराय जिला। बिहार के बेगूसराय जिला दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। आपको बता दूं कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि BSPCB ने स्विट्जरलैंड के एक संगठन की उस रिपोर्ट पर सवाल उठाया जिसमें बेगूसराय जिले को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में नंबर 1 पर रखा। जी हाँ, BSPCB के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा है कि ऐसा लगता है कि रिपोर्ट में कई मापदंडों में से केवल 1-2 को ध्यान में रखा गया है और ये पश्चिमी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। शुक्ला ने PTI भाषा में कहा कि स्विट्जरलैंड के संगठन ने बेगूसराय और भारत के अन्य शहरों की वायु गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए केवल एक प्रदूषक PM 2.5 को ध्यान में क्यों रखा है। उन्होंने कहा कि जब हम वायु गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं तो फिर सभी प्रदूषकों PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और सीसा को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक विश्लेषण किया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड के संगठन द्वारा मंगलवार को जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में बेगूसराय सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र रहा, जबकि दिल्ली सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी रही। शुक्ला ने कहा कि बिहार के बेगूसराय सहित सिंधु गंगा मैदानी इलाके की भौगोलिक स्थिति और मिट्टी की संरचना के उत्पन्न अंतर्निहित नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हम इस तथ्य से इनकार नहीं करते हैं कि हवा से उड़ने वाली धूल प्रदूषण की समस्या में महत्वपूर्ण योगदान देती है, लेकिन इससे मानव जनित उत्सर्जन को रोकने के लिए समाधान तैयार करने से हमारे ध्यान नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, किशनगंज लोकसभा चुनाव की मैदान में मास्टर मुजाहिद ही जदयू की टिकट से चुनाव लड़ेंगे, ये अब फाइनल हो चुका है। आपको बता दूं कि इसको लेकर के काफी पहले से संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है कि मास्टर मुजाहिद ही किशनगंज लोकसभा सीट से JDU की टिकट पर मैदान में उतरेंगे और एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। यहाँ डॉक्टर जावेद आजाद कांग्रेस से, AIMIM की अख्तर उल इमान और मास्टर मुजाहिद आलम, इन तीनों के आपसी मुकाबले में कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर, ये तो खैर 4 जून को ही पता चलेगा। जब उससे पहले आपको ये बता दूं कि बिहार में जो NDA में सीट शेयरिंग हो गई है उसमें जदयू ने अपना उम्मीदवार कहां से तय कर लिए हैं, या जदयू ने कौन कौन उम्मीदवार को किस किस लोकसभा सीट से उतारे हैं, हम आपको अभी इसके बारे में बताएंगे। आपको बता दूं कि जदयू के सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो नाम तय किए हैं उसके अनुसार अधिकांश वही उम्मीदवार है जिन्हें पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था। जदयू ने इन पर भरोसा जताया है और इस बार भी अधिकतर वही उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। दरअसल पार्टी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर और फिर बिहार में NDA गठबंधन की वजह से परिस्थिति अनुकूल है और उम्मीदवारों को जीतने में मुश्किल नहीं आएगी। साथ ही इस बात की आशंका भी है कि अगर उम्मीदवार ज्यादा बदल गए तो फिर कहीं पार्टी के अंदर विद्रोह वाले हालात न हो जाए जिससे मामला गड़बड़ा जाए। जदयू की इस रणनीति को मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोर करके देखा जा रहा है, जब नीतीश कुमार ने किसी भी नए विधायक को मंत्री बनाने की जगह तमाम पुराने चेहरे को ही मंत्रिमंडल में जगह दे दी ताकि किसी नए विधायक की नाराजगी नहीं हो पाए और पुराने भी नाराज नहीं हो पाए। वहीं कुछ सीटों की अदला बदली भी हुई है जिसकी वजह से उम्मीदवारों का टिकट कट गया है, जिसे लेकर के जदयू सफाई दे रही है। आपको बता दूं कि जदयू के उम्मीदवार जो तय किए गए हैं उनके मुताबिक वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, भागलपुर से अजय मंडल, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, सुपौल से दिलेश्वर कामत, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, बांका से गिरधारी यादव, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी, शिवहर से लवली आनंद, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं पर मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा और नालंदा से कौशलेंद्र कुमार के नाम लगभग तय हो चुके हैं। वहीं पर सीवान को लेकर के थोड़ी असमंजस्य है और यहां से कविता सिंह उम्मीदवार हो सकती है। अगर सहमति नहीं बनी तो फिर हो सकता है कि सीवान सीट से कुशवाहा जाति का कोई भी उम्मीदवार हो सकता है।
दोस्तों बीपीएससी की ओर से 15 मार्च को ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इसको लेकर के अब तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसा है। जी हां, बीपीएससी द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला। जहां तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब हम सत्ता पक्ष में थे तो फिर 17 महीनों में 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी, जब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक नहीं होने दिया। जहां हमारे द्वारा स्वीकृत तीसरे चरण की 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा में हमारे हटते ही पेपर लीक हो गया। बिहार सरकार मानने को तैयार ही नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन आखिरकार मजबूत विपक्ष और फिर परीक्षार्थियों की बुलंद आवाज के चलते मजबूर सरकार को पेपर रद्द करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परीक्षा में पेपर लीक के मामले की जांच में पाया गया है कि कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से लिया हुआ था प्रश्न। इस मामले में विशाल कुमार चौरसिया सहित कुछ प्रिंटिंग प्रेस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर है कि पेपर प्रिंटिंग पूरी होने से पहले ही पेन ड्राइव में लाया गया था। इससे पहले रविवार को तेजस्वी यादव ने पेपर लीक को लेकर के कई सवाल किए, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि बिहार में माफिया राज आ गया है, इसलिए अब एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखा हुआ मिलता है। उन्होंने आगे कहा था कि मैं जब उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत था तो फिर कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? हम लोगों ने 70 दिनों के अंदर 2 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।